गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से। और जैसा आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा था उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको एक नए शख्सियत पूर्णानंद बलोजी जी से मिलाता हूं, जो हमारे चाचा जी लगते हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दोस्तों, अब हमारे बीच हमारे चाचा जी हैं पूर्णानंद बलोजी जी। ये हमारे पूर्व ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। तो अब इनसे हम पूछना चाहेंगे कि ये चाचा जी हमारे जर्मन भी गए थे, जर्मन में भी इन्होंने काम किया है। जर्मनी से वापस आने के बाद इन्होंने गांव में अपनी लाइफ स्टार्ट करी। तो आप चाचा जी से पूछना चाहेंगे कि आपका स्ट्रगल के बारे में कुछ 2 शब्द कहिए। देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड की विकास की बात है, उत्तराखंड के गांव के विकास की बात है, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो जितने भी पर्वतीय ज़िले हैं ये प्लेन्स से थोड़ी विषम हैं। बहुत पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे काम करना बहुत टफ होता है और प्लेन्स के मैदानी क्षेत्रों के अपेक्षा यहाँ पर लाइफ बिल्कुल अलग है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा उत्तराखंड राज्य अलग बना था कि हमारे जितने भी पर्वतीय राज्य हैं उनका विकास के लिए एक सरकार एक बिल्कुल नई पॉलिसी बनाए, जैसे कि अलग ऐड दे करके उनके लिए अलग ही प्लान बनाना चाहिए जिससे वो विकास की दौड़ में आगे हो सकें। अब आज हम क्या है कि पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे हैं, हालांकि आज़ादी के बाद कछुए की चाल से विकास चल रहा है। कुछ चंद वर्षों में पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों का अच्छा विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, लोग सुदूर तक जा पा रहे हैं। लेकिन जो हमारी पारंपरिक खेती है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो क्यों हो गई है? उसमें कई चीज़ें आ रही हैं। एक तो पर्यावरण इस तरह से हो गया है कि अभी बारिश बहुत कम हो गई है, जिससे हमारी खेती सब चौपट होगी। दूसरे, जितने भी जंगल थे हमारे जंगल खत्म हो गए और वो जंगलों से जो जंगली जानवर थे वो हमारे गांव में आ रहे हैं और वो हमारी खेती को नष्ट कर रहे हैं। और दूसरा है पलायन। यहाँ पे विकास नहीं होने की वजह से पलायन का कारण बना। आज हमारी नई जनरेशन यहाँ पर नहीं है, कि जितनी भी पुरानी जनरेशन थी वो अब यहाँ से निकल चुके हैं। तो यहाँ खेती कौन करेगा? जो तो बुजुर्ग हो गए, अब उनकी क्षमता है नहीं खेती करने की। अब खेती करने की क्षमता भी नहीं है। जो नई पीढ़ी है वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं, दूसरे प्रदेशों में चले गए, दूसरे देशों में चले गए। वो अपना वहीं पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अब उनको यहाँ की जो है ना इससे कोई लगाव नहीं है। अब जो जितने पुराने लोग हैं उनको लगाव है। उसी में हम ये कहना चाहेंगे कि यदि सरकार अभी भी समय है, कह रहे पर्यावरण बचाओ, हमारा उत्तराखंड पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ है। अभी आपने देखा, एक मिनट, अभी हम कहेंगे यहाँ के विकास की बात है तो खेती चौपट जो हो गई है, समाप्त हो की ओर है। उसमें 2-3 कारण मैंने गिरवाए आपको। पर्यावरण, बारिश कम होना, पलायन, नई पीढ़ी का जाना, और दूसरा जो लोग यहाँ थे उन्होंने कुछ मन बनाया था कि हम यहाँ पर अपनी खेती को जागृत रखेंगे और अपनी खेती बाड़ी से अपना जीविकोपार्जन करेंगे। लेकिन वो करेंगे कैसे? अब सारे जितने बंदर हैं, सुअर हैं, जंगली जानवर सारे हमारे रिहायशी क्षेत्र में आ चुके हैं, जिससे हमारी खेती चौपट हो गई। तो जो लोग कुछ करना भी चाहते हैं तो उनका मन भी उखड़ चुका है कि यार जब हमने इतना मेहनत करना है, उगाना है, खेत को आबाद रखना है, तो जब हमारे खाने के लिए भी नहीं होगा तो फिर हमारा इसका करना बेकार है। तो इसलिए खेती चौपट हो गई। अब क्या है, सरकार की पॉलिसी क्या है कि बंदरों को मारना नहीं, पर्यावरण वाले आगे आ जाते हैं क्योंकि उनको भी जीव है। अब क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र में बंदरों को पकड़ के भेज देते हैं। क्या कहते हैं कि इनको जंगल में छोड़ो। अरे पर्वतीय क्षेत्र में मैं सभी इस चैनल के माध्यम से आपको सभी बुद्धिजीवी और जो नेतागण हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट के जो वैज्ञानिक हैं या कार्यकर्ता हैं, वो इस पर बहुत गहन शोध करें कि पर्वतीय क्षेत्र में क्या पर्वतीय सब जंगली थोड़ी हैं। यदि एक जंगल है तो उसके नीचे रिहायश है, बस्ती है, गांव है। अब आपने बंदर छोड़ दिया जंगल में, वो आगे हमारे गांव में। अब जंगल में आपने तो छोड़ दिया जंगल में और वो हमारे गांव में आ रहे हैं, हमारी खेती को चौपट कर रहे हैं, हमारे घरों से सामान ले जा रहे हैं, हमारे जीना आराम कर रखा है। तो इस तरह से ये सारी जो है अभी पर्वतीय क्षेत्र का जो इस समय जो विकास हो रहा है, जो ये विकास नहीं हो पा रहा है या यहाँ लोग यहाँ रुक नहीं रहे, उसका मेन यही कारण है। अभी देखो, इतना कोरोना काल आया, कोरोना की महामारी आई, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में इसका असर क्यों नहीं पड़ा? इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ जल, हवा या ऑक्सीजन फ्री है, वातावरण सही है, दूषित पानी नहीं है। आधी बीमारियां तो शहरों में दूषित पानी से होती हैं। हवा नहीं है, लोग घरों में बंद हैं, बड़े बड़े शहरों में पेड़ नहीं है,
500 घर हैं तो उसमें 2 पेड़ नहीं है, बताओ कहाँ से हवा आएगी, कहाँ से इनको सांस मिलेगा। ये प्लांट लगाएंगे ऑक्सीजन का, अरे ऑक्सीजन प्लांट लगाने से थोड़ी होगा, पेड़ लगाने से होगा, अपने पर्यावरण को बचाने से होगा और टाउनशिप को प्लानिंग से करना है। आप शहर बनाते हैं उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है, उसके लिए पेड़ नहीं है, पार्क नहीं है, कुछ नहीं है, सड़क नहीं है। जब ये हिंदुस्तान में हमेशा खुदाई चलती है, जब तक प्लानिंग नहीं होगी कि हमने शहर बचाना है, उसको कैसे बचाना है। शहर पहले बच जाता है, प्लानिंग बाद में होती है, फिर कभी बिजली की लाइन खोदते हैं, कभी टेलीफोन की लाइन खोदते हैं, कभी जियो की लाइन खोदते हैं, वो सारा ही जिंदगी वो शहर जो है खुदाई में टूट जाता है। अब इससे हम अधिक क्या कह सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है, अभी भी अगर पर्वतीय राज्यों के लिए सरकार अगर कुछ एक अच्छा पैकेज बनाए, उनके मैं कहता हूँ पॉलिसी अलग बननी चाहिए। मैदानी क्षेत्र के बिहार में अब हमारी देखो, हमारी राजधानी देहरादून है, पॉलिसी वहाँ से बनती है, हरिद्वार के लिए पॉलिसी बनती है, उधम सिंह नगर के लिए बनती है, वही अल्मोड़ा के लिए बनती है, वही नैनीताल के लिए बनती है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र में विषम परिस्थिति है उसके हिसाब से पॉलिसी बननी चाहिए ना, नीति आयोग को सोचना चाहिए। जो हमारे अभी एक ग्रुप बना है पर्वतीय क्षेत्र का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी बनाया है, उस पर सरकार को गौर करना चाहिए, उन मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए और वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से उनसे प्लान के बारे में बैठ के बातचीत करनी है। और वैज्ञानिकों को भी, जो पर्यावरणविद है, वो कह रहे हैं बार बार देखो इतनी त्रासदी हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हम मानते हैं विकास भी जरूरी है और हमें बचना भी जरूरी है। अब सड़क भी बनाना जरूरी है, अब थोड़ी बहुत भूस्खलन तो होता ही है, अब ट्रेन बन रही है, लाइन बन रही है, तो पहाड़ तो खोदने पड़ेंगे, लेकिन उसको दोनों को सामंजस्य करके हमें चलना है, तभी कुछ हो पाएगा। इसी के साथ हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप जल्दी जागरूक हो जाइए, नहीं तो ऐसी त्रासदी आती रहेंगी। जैसे चमोली में आ गई, दूसरी जगह आ गई, तीसरी जगह आई, बादल फटने की बात हो रही है, नहीं तो बादल कहाँ थे? बादल कभी फटते थोड़ी हैं, बिजली चमकती है। अभी तो ये नया आ गया कि बादल फट रहे। धन्यवाद। धन्यवाद चाचा जी। और मैं सभी भाई लोगों से बोलूँगा कि चाचा जी का इंटरव्यू आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइए। जो कोई उसमें कमियां रह गई होगी, मैं चाचा जी से कह के दोबारा जो री इंटरव्यू लूँगा उसमें सुधार करवाऊँगा। धन्यवाद आपका। ये जो वक्ता थे, ये इस ग्राम बवाड़ी विचार के पूर्व प्रधान थे और मैं समझता हूँ कि इन्होंने बात तो बहुत अच्छी की है, लेकिन मेरा इनके ही बात के ऊपर, इनके ही विचारों के ऊपर केंद्र सरकार को और इस उत्तराखंड की सरकार को एक और निवेदन है। ये देखिए, ये जो ना बीजेपी के स्थायी सदस्य, और जब से हमारे पहली बार इस क्षेत्र से एमपी बने थे मिस्टर बच्ची सिंह जी रावत, जो आज हमारे बीच नहीं है, ये तब से सक्रिय कार्यकर्ता रहे। उसके बाद ये कुछ टाइम के लिए जर्मनी चले गए थे, वहां से भी इन्होंने प्रयास किया था। लेकिन ये मानते हैं कि मैदानी भागों के अंदर और पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर अलग अलग से प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां सरकार की योजनाओं के अंदर बाध्यता दिखाती हैं। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार या हमारी उत्तराखंड की सरकार मैदानी जिलों में नलकूप का निर्माण कराती है या ट्यूबवेल लगाती है, तो वो यहाँ के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ सक्सेस नहीं है और यहाँ उसकी जरूरत भी नहीं है। तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकार को बहुत गहरे से देखना है। और मैं इसके विपक्ष में भी बोलना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं, या हमारे मंत्रीगण कहते हैं, या हमारे एमएलए कहते हैं, हम हमारे एमपी कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा है। ये जो विषम संगतियों के साथ यहाँ हो रहा है, ये हमने अथक प्रयास किया है, बहुत मेहनत की है, जनता की आवाज को हमने संसद तक पहुंचाया है, जनता की आवाज को हमने विधानसभा तक पहुंचाया है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से दोनों सरकारों को सूचित करना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता तो हिमाचल ऐसा नहीं होता जो आज है। हिमाचल लगभग 35-40 साल पहले अलग स्टेट हुआ था पंजाब से, और उसका विकास देखिए कितना ऊपर है। वहाँ सरकार अपने आप सारा काम करती है और साथ में जो वहाँ के किसान हैं उनको ही उनके खेत में काम देती है, उनको वहीं मजदूरी देती है और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। इसलिए वहाँ एक छोटा सा किसान जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, कोई रो नहीं है, वो भी 1 लाख से ऊपर के सेब बेचता है, नहीं तो 10 लाख के सेब बेचते हैं, 40 लाख के सेब बेचते हैं। हमारे दोस्त हैं वहाँ, रिलेशन में लोग हैं,
लेकिन वो कहते हैं कि सरकार डोर स्टेप पे सारा काम करती है, हम तो केवल अपने खेत में सरकार के इशारे से चलते हैं और प्रॉफिट हमारा। तो क्या ये यहाँ नहीं हो सकता? जबकि वो भयंकर पहाड़ है और वो पथरीला पहाड़ है। सही बात। उधर जो ना रियल स्टोन है, ये तो वादियां हैं, वैलियां हैं, यहाँ तो सब कुछ होता है। इस गांव के अंदर पिछले 50 साल पहले एक डेलिशियस सेब भी उसी खेत में हो रहा था और एक पपीता भी उसी में हो रहा था। और आज यहाँ लीची के पेड़ भी हैं, लेकिन अब यहाँ सेब कम हो गया है, तापमान बढ़ गया है उसकी वजह से। यदि सरकार चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। पलायन तभी रुक सकता है जब हमारी सरकार की इच्छा शक्ति हो, नहीं तो ये पहलियां बुझाने वाली बात है। सरकार के फंड पे लोगों की नजर होती है और उससे वो विकास दिखा देते हैं। 10% का विकास करते हैं, 90% का भ्रष्टाचार करते हैं। और इसलिए आने वाली जनरेशन भी यही सीखती है कि वहां तो बहुत अच्छा मुद्दा है कमाने का। तो कृपया ये दिल की आवाज है, और ये मेरी नहीं, ये यहाँ के जनता की आवाज है, ये यहाँ के बुद्धिजीवियों की भी आवाज है। वो कह नहीं सकते या वहां तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन उनकी रियलिटी यही है कि कोई हमारे साथ हो, कोई नहीं हो सकता साथ, सरकार हो सकती है साथ। हर 5 साल के अंदर इलेक्शन होता है, तब सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारी पार्टी को मजबूत करो या अपने वोट को सही जगह डालो। सही जगह वो केवल अपना विकास करते हैं, देहरादून चले जाते हैं, नैनीताल चले जाते हैं, उनके बच्चे स्विट्जरलैंड में पढ़ते हैं, उनके मदर फादर का इलाज यूके अमेरिका में होता है, यहाँ के लोगों की वजह से। फिर वो भूल जाते हैं कि हम वहाँ से एमपी हैं और वहाँ से एमएलए। तो विकास कहाँ से होगा? विकास करने का केवल दायित्व तो सरकार के पास है। और मैं आपके चैनल से फिर दोबारा पुनः प्रकट करना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री और अपने प्रधानमंत्री को कि विकास सरकार के पास होता है, परियोजनाएं भी सरकार के पास होती हैं। लोगों की डिमांड क्या है उसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए हर स्टेट के अंदर। तो फिर पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ताऊ जी, आपने सरकार और यहाँ की व्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बातें कही। तो मैं अभी से भी व्यूवर से यही कहूँगा कि ताऊ जी ने जो बातें कही हैं, जो पॉइंट बताए हैं, उनमें आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ताऊ जी ने जो बातें कही हैं सच हैं, इसमें कुछ कमियां हैं। तो मैं ताऊ जी से दोबारा फिर इस बारे में बात करूँगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये व्लॉग? इसमें ताऊ जी और चाचा जी ने दोनों ने अपने अपने विचार रखे कि पलायन को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए और कैसे पलायन को रोका जा सकता है, और सरकार को भी कई पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। तो जो चैनल पर नए हैं कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। इसके साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।